Good morning class. Myself Shivam, Department of Geography, Assistant Professor. And आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक टॉपिक, जो कि कल भी हम इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे और आज जो रिमेनिंग पार्ट है आज उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न, यानी एग्रीकल्चर पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें से हमने फिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल कल्चरल फैक्टर और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को। ठीक है, तो सोशल कल्चरल फैक्टर है वो कैसे प्रभावित करते हैं एग्रीकल्चर के पैटर्न को, और कैसे जो हमारे टेक्निकल फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं एग्रीकल्चर के पैटर्न को। ठीक है, तो उनको हमने डिस्कस करना है। फिजिकल को हम कल डिस्कस कर चुके थे, काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें आए थे, जैसे क्लाइमेट का है, ऊंचा आवाज का है, रिलीफ का है। ठीक है, तो उसके अलावा दूसरे भी काफ़ी फैक्टर होते हैं जो कि अपने एग्रीकल्चर पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न है ये पूरे वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, यानी हमने आज वैसे तो कल भी वर्ल्ड लेवल पे ही देख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो इसमें हम स्पेशली रेफरेंस इंडिया को नहीं देंगे, हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से डेवलप कंट्रीज है उसकी कंपेयर हम डेवलपिंग और जो बैकवर्ड जो कंट्रीज है उनसे कंपेयर करके हम देखेंगे कि कैसे एक फैक्टर है वो प्रभावित करता है एग्रीकल्चर के पैटर्न। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में हल्का फुल्का कल हमने डिस्कस किया था, बट टाइम की कमी की वजह से हम अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले आता है लैंड टेनेंसी, यानी लैंड टेनेंसी का मतलब यहाँ पर होता है कि आपने जो क्रॉपिंग कर रखी है जिस लैंड के ऊपर, उसके ऊपर आपका स्वामित्व है वो किस प्रकार का है, यानी उसके ऊपर आपका खुद का सेल्फ है वो लैंड, या फिर आपने उसको लीज पे ले रखा है, या फिर आपने उसको हिस्से पे ले रखा है, पट्टे पे ले रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर हमारी सेल्फ लैंड है, यानी हम उसके लैंडलॉर्ड खुद हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, और डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन रहे। ठीक है, यानी आप ऐसा कभी भी नहीं सोचोगे अगर आपकी लैंड खुद की है कि 2 साल 4 साल बाद उसके ऊपर क्रॉप जो प्रोडक्शन देना बिल्कुल बंद कर जाए। आपका फोकस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपका फोकस ऐसा रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लो और वो सस्टेन रहे, यानी वो लगातार आपको प्रोडक्शन ऐसे ही देते रहे। ऐसा ना हो कि आपकी लैंड वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, या फिर वो प्रोडक्शन देना बिल्कुल बंद कर जाए, या फिर अनफर्टाइल हो जाए। और उसके अलावा जैसे अगर आपके खुद का स्वामित्व नहीं है उस लैंड के ऊपर, आपने पट्टे पे ले रखा है या फिर उसको लीज पे ले रखा है, तो आपका फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे हो जाता है कि अगर आपने लीज पे ले रखा है तो वो तय करता है कि आपने उसके मार्केट जो प्राइस है वो कितना दिया है उसको। ठीक है, यानी आपने जो लीज का प्राइस है वो कितना हाई और कितना लो दिया है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लो। वैसे तो प्रोडक्शन लेने का तो आपका फोकस खुद का होता है तब भी रहता है, बट जब लीज पे ले रखा है तो आपको पता है कि आपको उसको भी, यानी प्रोडक्शन के बाद जो प्रॉफिट होना है उसमें से बहुत सारा हिस्सा है वो जो उसका लैंडलॉर्ड है उसको भी देना है। उसके बाद जो बचता है उसमें से आपको प्रॉफिट भी लेना है, और जो आपका जो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है उसको निकाल के आपने उसमें से प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा का रहता है। आप ये ध्यान नहीं देते कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आने वाले टाइम पे क्या रहेंगे, क्योंकि आप लीज पे लेते हो तो 1 साल 2 साल 4 साल के लिए ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पूरी उम्र के लिए लीज पे लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मोटो चेंज हो जाता है और आप उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाते जितना कि आप खुद की ज़मीन का करते हैं। एक और होते हैं पट्टे पे, यानी जब आप ना ही तो लीज पे ले रखी है ज़मीन और ना ही आपने उसका खुद का स्वामित्व है, आपने हिस्से पे ले रखा है, यानी लैंडलॉर्ड कोई और है उसका, आप उसके ऊपर जितना भी वर्क करना है, यानी जो भी मैन पावर आपकी लगनी है वो आपकी रहेगी, और लैंड है वो दूसरे किसी भी कैंडिडेट की रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको उसका कुछ हिस्सा अब वो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग आपको चेंज देखने को मिलेगा। कहीं पे वो 1/3 भी होता है, कहीं पे 1/4 होता है, कहीं पे 1/2 भी होता है। ठीक है, यानी हाफ, 1/3, 1/4, 1/5 तक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो
वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में है और किस प्रकार का वहाँ पर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको हिस्सा देखने को मिलता है। तो उसमें भी आपका जो मोटो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता डेवलपमेंट करने का, बस ठीक है आपका काम चल रहा है और प्रोडक्शन आप ले रहे हो, और वहाँ पर भी आप इतना ध्यान नहीं देते कि आपकी जो लैंड है वो बहुत लंबे टाइम तक फर्टाइल रहे। यानी अगर ज़मीन खराब भी हो जाती है या फिर अनफर्टाइल हो जाती है, सलाइन हो जाती है, तो आपका ज़्यादा सा फोकस नहीं रहता उसके ऊपर, उसको डेवलपमेंट करने का। आपका ये फोकस ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले लिया, और अगर ये अनफर्टाइल हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं और मिल ही जाएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंसी का यहाँ पर इफेक्ट रहता है एग्रीकल्चर के पैटर्न को, ठीक है। और कुछ देशों में आप देखोगे कि ये जो लैंड टेनेंसी है कि आपको डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी इस टाइप का जो पैटर्न को प्रभावित करने वाला जो कार्य है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है डेवलप जो कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो वहाँ पर जो पट्टे पे देना, हिस्से पे देना, उस टाइप के जो पैटर्न है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यानी आपके पास जो लैंड है उसका साइज किस प्रकार का है। साइज अगर बहुत बम्पर साइज है, ठीक है, यानी हज़ारों हेक्टेयर का है तो बहुत बड़ा बम्पर साइज हो जाएगा, और उस टाइप की एग्रीकल्चर आपको मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ में ही देखने को मिलती है। हालांकि कुछ एरिया में हो सकता है, जैसे राजस्थान का है या फिर बीच में अपने मिडिल इंडिया का है, यहाँ पर आपको लैंड का साइज़ है काफ़ी बड़ा भी देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो तो ज़्यादा है, बट यहाँ पर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो उतनी फेवरेबल नहीं है। यानी जो प्रेसिपिटेशन है वो भी काफ़ी लो है, मिट्टी है वो भी बहुत अच्छे टाइप की नहीं है। यानी लैंड का साइज वहाँ पर ज़्यादा सा नहीं देखा जाता, वहाँ पर दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज होगा वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन देने में वो ज़्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज़ की, डेवलप कंट्रीज़ में आपको साइज़ है वो लैंड के काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं, और जितना बड़ा साइज़ होगा आप उतने बड़े इक्विपमेंट वहाँ पर परचेज करने की पावर रखते हो, ठीक है। क्योंकि जितना अब मान लो कि आपने हार्वेस्टर आपने के लेना है, आपने कंबाइन देखी हुई है, वो नॉर्मली सी चीज़ है, ठीक है। कंबाइन का मतलब जो एक दिन के अंदर हज़ारों तो नहीं सैकड़ों किले हार्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। बट अगर आपके पास टोटल लैंड ही 10, 12 या 5, 7 है तो कहीं ना कहीं वो हार्वेस्टर है वो आपके काम का नहीं है। ट्रैक्टर है, बड़े ट्रैक्टर जो बहुत बड़े ट्रैक्टर यूज होते हैं अपने डेवलप कंट्रीज में, उनका एक एक का जो प्राइस है वो उतना ज़्यादा होता है कि आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो तब भी उसको अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके 1, 2 या 5, 10 हेक्टेयर है तो उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। यानी इक्विपमेंट है वो कितने बड़े इक्विपमेंट आप लोगे वो डिपेंड करता है कि आपके लैंड का साइज कितना बड़ा है, और जितने बड़े इक्विपमेंट होंगे उतनी ही बचत ज़्यादा निकलती है, और वहाँ पर प्रोडक्शन भी उतने अच्छे से हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ है जैसे अपने यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, जहाँ पर आपको लैंड के साइज काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, यानी पर कैपिटा जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेबर हालांकि कम होती है, उनकी मजबूरी भी होती है बड़े इक्विपमेंट को यूज करना, क्योंकि मैन पावर नहीं है, लेबर नहीं है, बट इक्विपमेंट है आपके पास, तो काफ़ी बड़े एरिया को आप कल्टीवेट कर सकते हो बहुत थोड़े टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। और एक बात और आती है फ्रेगमेंटेशन की, यानी ये भी फ्रेगमेंटेशन है, ये प्रथा भी हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी आपको अपनी ज़मीन है, यानी आपका जो लैंड है वो आपको अलग अलग जगह अलग अलग दिशाओं में बिखरा हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी पूरी की पूरी लैंड एक ही जगह हो। हालांकि बीच में जो 1-2 बार हुई भी थी, रेतबंदी हुई थी, जब नालों की जमाबंदी हुई थी, जब पूरी लैंड को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, बट वो पूरी तरह से फिर भी नाकाम रही थी, हो नहीं पाई, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पर टुकड़ों में अगर आपकी लैंड फैली हुई है तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते जितने की एक जगह पर होती है उस टाइम दे पाते हो। अब उसको आपने वोटिंग करनी है, उसके लिए भी आप
मान लो कि 4 किले एक साइड है, 2 किले एक साइड है, एक किला एक साइड है, 2 किले एक साइड है, तो कहीं ना कहीं वाटरिंग करते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा वेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हर प्रकार के काम में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ज़्यादा आती है जब फ्रेगमेंटेशन है वो ज़्यादा होता है। अगर कम्पैक्ट साइज़ है, बिल्कुल एक ही जगह है पूरा, तो उसमें कहीं ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो लैंड ऑफ साइज ऑफ लैंड होल्डिंग और फ्रेगमेंटेशन है, ये भी कहीं ना कहीं लैंड पैटर्न को या ग्रुपिंग पैटर्न को उसको हमारा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, यानी कुछ कल भी हमने इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट किस प्रकार की पॉलिसीज़ वहाँ पर जनरेट कर रही है। यानी कुछ हमारे जैसे स्टेट वाइज अगर हम देखें, इंडिया के अकॉर्डिंग देखें, या फिर ज़रूरी नहीं कि इंडिया के ही हमने देखना है, पूरे वर्ल्ड लेवल में अलग अलग कंट्रीज़ है, अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। कुछ देशों में आपको कुछ ऐसी इस प्रकार की पॉलिसीज़ मिलती है जहाँ पर जो लैंड है वो सार्वजनिक होती है, ठीक है। यानी जो आपकी लैंड है वो आपकी है, बट उसके पूरे के ऊपर अधिकार है, वो अधिकार भी नहीं बोल सकते, उसके ऊपर जितना भी आपने काम करना है, जितना भी उसके ऊपर खर्चा करना है, वो सब कुछ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद जो प्रोडक्शन है उसको भी हायर वो खुद कर लेते हैं, ठीक है। यानी जैसे अभी हमारे जो किसानों वाला चल रहा है, ये 3 बिल जो आए हैं, कुछ इस टाइप के जो बिल है ये अलग देशों में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के एक अलग प्रकार की एग्रीकल्चर है, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं ये, बट जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था पंजाब का, ठीक है। और अभी बिल्कुल करंट का एक एग्जांपल और दें तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए शायद आपने सुना भी होगा, सोलर पंपिंग का अभी पैटर्न चला हुआ है, ठीक है। यानी जहाँ पर बिजली के कनेक्शन हम नहीं दे सकते, जहाँ पर आप डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पर कंजप्शन करना डीजल का बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए आजकल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाल रखी है सोलर पंप वाली, ठीक है। तो जो यानी एग्रीकल्चर लैंड के लिए ही है वो, यानी एग्रीकल्चर लैंड पे आपने एक पंप लगाना है और वो उसका जो टोटल खर्चा है वो कहीं ना कहीं आपका डीजल वगैरह का नहीं करना होता है, ना ही आपने बिजली का लगानी पड़ती है, उसके ऊपर सोलर प्लेट लग जाएगी, उसका कुछ हिस्सा ही आपको देना होता है, बाकी का मैक्सिमम हिस्सा है वो सरकार अपनी तरफ से लगाती है। यानी आपको सब्सिडी दी जाएगी उसके ऊपर, यानी लगभग 70%, 80% या 60% के आसपास से सब्सिडी आपको मिल जाती है, और उसमें से बहुत कम ही कॉस्ट आपको लगती है, बाकी सरकार अपने इस तरफ से पे करती है। उसमें सरकार को क्या फ़ायदा है वो एक अलग चीज़ है, बट ज़्यादा ये देखा जाता है कि किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सोलर पंपिंग वाली जो एक स्कीम चल रही है वो भी गवर्नमेंट पॉलिसी का है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो हमारा इरीगेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकें। तो उसमें दोनों ही चीज़ें हैं, साथ के साथ तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी। एक चीज़ और कि जो हमारा मान लो कि बिजली का खर्चा है, बिजली का खर्चा छोड़ो, जो हमारी टोटल बिजली है वो कितनी खपत हो रही है। अब जो सोलर पंप लगता है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता कि आपको ना ही कोई सप्लाई लेनी है, ना आपने कोई कनेक्शन लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, आपको बस एक बार सोलर प्लेट लगा दी, फिर उसके बाद आपको लाइफ टाइम में भी लाइफ टाइम ही होती है उनकी तरफ से, तो बट वो 20 साल 50 साल जितना भी आपके चले वो प्रोडक्शन देती रहेगी बिजली का। और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पावर ग्रिड है उसके ऊपर भी लोड कम होता है। मान लो कि 1 लाख कनेक्शन अगर सोलर पावर वाले मिले हुए हैं लोगों को, तो उन 1 लाख लोगों का जो बिजली कनेक्शन है वो काट के दूसरे हिस्सों में भी हम पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी फेवरेबल जो स्कीम है वो अभी पॉलिसी चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है वो पॉलिसियाँ लेके आती रहती है, ठीक है। उसके साथ साथ एक आती है मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। यानी आप जो प्रोडक्ट उपजा रहे हो तो उसकी मार्केटिंग की कैसी सुविधा है, वो आप बेच पा रहे हो या नहीं बेच पा रहे, या फिर उसकी डिमांड कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम देखते हैं कि वहाँ का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या फिर पैटर्न है वो किस प्रकार का होगा। मान लो कि यहाँ पर आज गेहूँ का बहुत हमारे जैसे हम लगा देते हैं आइडिया कि गेहूं का प्रोडक्शन बहुत बम्पर में होता है, और अगर आप रबी की फसल को देखो तो पूरे रबी की फसल का मतलब जो सर्दी वाली फसल होती है वो फसल अगर पूरे को देखो तो आपको 2-3 फसलें ही मैक्सिमम देखने को मिलती है, वीट है या फिर जो मस्टर्ड है या फिर एक रुखा फसलें वो है, मैक्सिमम पैटर्न इन फसलों का मिलता है, क्योंकि
आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इनको सेल करते टाइम और इसको प्रोडक्ट करते टाइम। ठीक है, अगर वीट की मान लो कि ये जो मंडियाँ लगती है ये बिल्कुल बंद कर दी जाए और मार्केट में डिमांड है बहुत कम हो, तो आप क्यों जाओगे यहाँ पर गेहूँ? तो कहीं ना कहीं ये फिर जो पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट की निकाली होती हैं। अब क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में गेहूं है वो हायर करना होता है सरकार को भी, क्योंकि जो हमारी फूड सिक्योरिटी का एक टॉपिक भी आएगा एग्रीकल्चर के अंदर ही। हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो हमने पहले ही बना के रखनी होती है। तो वो जो एक बाध्य है सरकार भी कि आपको इतना जो गेहूं है वो हायर करके रखना ही रखना है, चाहे उसकी ज़रूरत हो चाहे उसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी तय करती हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा। लेबर और रीजनल में रिलीजन। ठीक है, लेबर क्या मतलब, यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती है जो मैन पावर की जो कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा करवाती है। ठीक है, यानी जहाँ पर मशीनों से ही काम नहीं चल पाता सारा का सारा, आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा मैन पावर को भी। ठीक है, तो जैसे अब आप कपास की खेती लगा लो या फिर धान की रोपाई वाला लगा लो या फिर एक आध फसलें और भी होती है जिसमें अब बहुत सारी फसलें होती हैं, उसमें सारी की सारी गिनवा नहीं सकता, जिसमें मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जिस एरिया में मैन पावर नहीं है तो वहाँ पर उस एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं है। मान लो कि कपास की खेती है, कपास की बिनाई करनी है, उसको चुनाई करनी है, वो सारा काम लेबर ही करती है। अगर हम उस एरिया में जाके लगा दें जहाँ पर मैन पावर है ही नहीं, ठीक है, या फिर अगर है तो वो आपको बहुत कॉस्टली मिले। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई, जहाँ पर जिस चीज़ की कमी होगी वो आपको ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो मैन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पर आपको लेबर भी काफ़ी कॉस्टली मिलेगी, और जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है या फिर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको लेबर भी काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो जिन एरिया में ज़्यादा लेबर वाली क्रॉप्स या फिर ज़्यादा डेंसिटी वाली पॉपुलेशन है वहाँ पर आपको ज़्यादा लेबर जिस क्रॉप्स में लगेगी वो क्रॉप्स ज़्यादा मिलती है, अदरवाइज आपको दूसरी क्रॉप्स वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही रिलीजन, धर्म भी कहीं ना कहीं क्रॉपिंग पैटर्न को या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर का पैटर्न है इसको प्रभावित करने के पीछे कहीं ना कहीं कारगर होता है। अब जैसे अगर हम बात करें तंबाकू की बात करें या फिर कुछ दूसरी फसलों की बात करें, जैसे अफीम की खेती है वो अब अफीम है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी ज़्यादा हम मान लो कि वो दूसरे यूज में यूज होती है, जैसे मान लो नशे करने में या फिर किसी मेडिकल उपचार के लिए यूज होती है वो अफीम, और उसको अगर हम नेगेटिव यूज में लेना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर नशे करना एक बहुत बैन माना जाता है उस चीज़ को या फिर एक बहुत हानिकारक चीज़ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ धर्मों का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि जैसे अब मान लो कि आप छोटे मोटे अपने अकॉर्डिंग ही लगा लो कि आप किसी का स्पेशली किसी का नाम ले रखा है आपने और वो आपके धर्म गुरु है, कोई भी है, बाबा है, धर्म गुरु है, कोई भी है, और वो बोलते हैं कि आपको नशे नहीं करने हैं। ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अपना रखा हुआ है। ठीक है, और वो इस चीज़ को ये बोलते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, ये आपको नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी, मान लो कि इस एरिया की, मैं हिसार एरिया की बात करूँगा, ठीक है, यहाँ पर एक टाइम था मान लो कि तंबाकू का या फिर अफीम का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, होता था। ठीक है, उसके बाद मान लो कि कोई यहाँ पर एक धर्मगुरु आ गया और सभी लोगों ने उस धर्मगुरु को अपना गुरु मान लिया। अब उन्होंने एक प्रवचन दिया कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, आपको नशा नहीं करना है, और अगर मान लो कि सारे के सारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उन्होंने उस वाक्य को सुन के उसको अमल कर लिया, मान लो कि उसको अपने लाइफ में यूज़ कर लिया उसको, तो कहीं ना कहीं सारे लोग तंबाकू को यूज़ करना या फिर नशे को यूज़ करना छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ की डिमांड, क्योंकि जिस टाइम यूज़ हो रहा था तंबाकू तो उस टाइम तो डिमांड होगी उसकी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी उसकी होती होगी। ठीक है, बट जिस टाइम उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि किस प्रकार धर्म भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकता है एग्रीकल्चर के पैटर्न को। ठीक है, जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया था आपको कि वहाँ पर गायों के दूध को पीना या फिर कुछ उससे कोई भी प्रोडक्ट बनाना या फिर उसको यूज करना
वो एक गलत चीज़ मानते हैं। हालांकि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है पीने में, ठीक है, आपके लिए लाभदायक भी होता है, बट वो उनकी सोच है कि ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हम इसको नहीं पिएंगे। तो आपको वहाँ पर गायों का पशुपालन नहीं देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर का पैटर्न का मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपको क्रॉपिंग पैटर्न की ही बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर पशु की भी आपको बहुत कमी या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके उसे पैटर्न में जुड़ जाती है। अब एक देश है, मान लो इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह है, वहाँ पर गायों को एज ए बीफ यूज किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी डायरी मिलती है देखने को, ठीक है। डायरी का मतलब रेंचेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर गायों को पाला जाता है, बट वो दूसरे अपने वे के लिए पालते हैं, उसको एज ए बीफ यूज़ करने के लिए पालते हैं, ना कि उसका दूध पीने। हालांकि दूध भी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, एज ए बीफ। बट हमारा धर्म ये बोलता है कि गायों को खाना तो दूध के बाद गायों को आप मार भी नहीं सकते, ठीक है, या फिर उसको गलत नज़र से भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा धर्म ही है जो कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों में अब कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर सूअर को, जैसे मुस्लिम धर्म है वो मेरे ख्याल से सूअर को एक बहुत बैड चीज़ मानता है, उससे बहुत दूर ही रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये धर्म ये बोलता है कि सूअर है एक बहुत गलत चीज़ है, या फिर कुछ भी हो सकता है, सूअर से वो दूर रहने की कोशिश करते हैं, सूअर का नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सूअर का पालन आपको कहाँ कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं धर्म भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है कि कैसे वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर जो कि लैंड पैटर्न को या फिर क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं भाई हमारे कल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का नाम आते ही थोड़ा सा हम जो 12 कंट्रीज़ हैं, अभी आवाज़ ठीक आ रही है सबके पास, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ओके। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हम उन देशों को थोड़ा सा फोकस करके रखेंगे जो डेवलप है या फिर डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी डेवलप की तरफ बढ़ रहे हैं और अंडर डेवलप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो भी थोड़ा सा हाई जो श्रेणी के देश हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का नाम आते ही हमारे माइंड में थोड़ा सा वो आने लग जाते हैं कि चीन, जापान, यूएसए जापान, ठीक है, या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड, कुछ उस टाइप के देश हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे आते हैं कि अफ्रीका का बुरुंडी, नाइजीरिया, सूडान या फिर चाड, ठीक है, क्योंकि ये देश है थोड़े से अंडर डेवलप से भी नीचे है, पिछड़े या बैकवर्ड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे जो मेन पार्ट आता है वो है मशीनाइजेशन, ठीक है। मशीनाइजेशन और इक्विपमेंट्स, जो हम अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसको मशीन्स बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी एक मशीन, जैसे एक 3 इडियट मूवी भी आपने देखी होगी ज़रूर, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने एक मशीन नाम की डेफिनेशन आपने सुनी होगी। तो उसमें एक जो कोई कैंडिडेट है वो अपने अकॉर्डिंग मशीन की डेफिनेशन देता है, और दूसरा जो उसका हीरो होता है मेन, वो मशीन की डेफिनेशन कुछ और देता है। तो कोई भी एक टूल जो आपका काम आसान कर दे वो आपके लिए क्या है, मशीन है। और कहीं ना कहीं काम आसान करने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद करेगा, यानी आपको उसको कमांड देनी है, उसके बाद आप उससे जो जितना फोर्स आपने नॉर्मल वे में लगाते हो उससे बहुत कम फोर्स में आपको उसको हैंडल करने में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या है, मशीन है, ठीक है। तो मशीनाइजेशंस और इक्विपमेंट्स, और यहाँ पर थोड़ा सा मशीनाइजेशंस का नाम आते ही आप थोड़े से डेवलप कंट्रीज़ की बात माइंड में आएगी आपके, कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जहाँ पर हज़ार हेक्टेयर्स की जो लैंड है वो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में हम कल्टिवेट कर सकते हैं। और अगर उसी काम को हम हमारे अकॉर्डिंग करें, ठीक है, यानी हमारे का मतलब मैं अपने इंडिया से बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आज से 50 साल पहले, ठीक है, मैं बहुत नए टाइम का नहीं बोलूँगा, आज तो हमारे भी इक्विपमेंट्स काफ़ी यूज होने लगे हैं। 50 साल पहले का अगर हम देखें इतिहास, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कम इक्विपमेंट्स यूज होते थे, और मैक्सिमम जो कार्य हैं वो हमारा किससे होता था, वो हमारे मैन पावर या हाथों से ही होता था, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करते हुए पीछे आवाज़ आने लगी। चलो, तो कहीं ना कहीं मशीनाइजेशंस का मतलब हो जाता है जो आपके अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो वही बात, क्योंकि ये चीज़ केमिकल और फर्टिलाइजर्स है वो भी टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर का मतलब ऐसा नहीं है कि उस खाद से नहीं है कि आपने गोबर से जो खाद बनाई है वो एक खाद है। यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो आप यूरिया, DAP वगैरह जो भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आप डालते हो, अब उनको बनाने के लिए पहले केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइजर्स आपके बनते हैं, ठीक है। तो उसका भी कनेक्शन है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी आपके पास उतनी ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र होंगे, ठीक है। शायद आने वाले कुछ टाइम में, आज हम भोजन ग्रहण करके हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बट आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि आपको पूरे दिन का भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सवेरे उठ के एक कैप्सूल उठाना है और पूरे दिन की एनर्जी आपको उस कैप्सूल से मिलती रहे। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी का ही रूप हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भी हाई यील्ड सीड्स। थोड़ा सा यहाँ पर टच होके ये रफ हो गया है, तो थोड़ा सा देख लेना इसको। हाई यील्ड सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स इनको बोल सकते हैं, हाइब्रिड बीज बोल सकते हैं, तो ठीक है। यानी अलग अलग प्रकार के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे क्रॉप्स है, क्रॉप्स है, उसमें हाइब्रिडेशन है वो लगातार चलता रहता है। यानी उसमें लगातार रिसर्च होती रहती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दिया जाए। यानी उसके अंदर कुछ रिसर्च आपने करनी है, कुछ उसके जीन्स जो होते हैं उस जीन्स में आपने सुधार करना है और उसकी ग्रोथ को बढ़ाना है, उसके दाने के साइज़ को बढ़ाना है, उसका यानी क्वालिटी में आपको सुधार करते रहना है। हाइब्रिडेशन उसको बोलते हैं हम। तो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग और आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो आपको बहुत अलग चीज़ मिलेगा। वो आप अपनी लाइफ से दे सकते हो। आज से 10, 15, 20 साल पहले जो गेहूँ होता था हमारे एरिया की अगर बात करें तो मैक्सिमम है वो एक हेक्टेयर में मान लो कि 10 क्विंटल 20 क्विंटल हो सकता था, बट आज के टाइम में एक हेक्टेयर में 20 से 50, 25 कुछ, यानी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, 2 गुना तक ग्रोथ हो चुकी है। वो किसकी वजह से हुई है? हाई यील्ड वैराइटीज सीड्स की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी सीधा सा जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी से। जैसे अब हमारे जो एक यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU जिसको हम बोलते हैं, तो ये लगातार क्या करती है, ये अलग अलग प्रकार की रिसर्च करती है। मान लो कि एक उन्होंने, आपने सुना भी होगा, बहुत बड़े बड़े फार्म हैं इनके, और उन फार्म के ऊपर ये क्रॉप्स भी उगाते हैं। क्रॉप्स उगा के ये रिसर्च करते हैं कि इसमें कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे इसको मैच्योर किया जाए, इसको कैसे हम सोल्व करके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसर्च और टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं वो एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड जो बीज हैं उनका भी यूज है वो क्रॉपिंग पैटर्न को काफ़ी चेंज करने की अहमियत रखता है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भी एक ट्रांसपोर्ट इज कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन वर्ड तो जुड़ा हुआ है कि आप कितना बाहरी एरिया से कितना जुड़ते हो, ठीक है। यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न को कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक देश का दूसरे देशों से जुड़ाव या फिर एक स्टेट का दूसरे स्टेटों से जुड़ाव। तो जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आदान प्रदान, यानी कम्युनिकेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको टेलीफोन करके ही कम्युनिकेट, उसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप विचारों का आदान प्रदान करते हो वो भी कम्युनिकेशन है। आप अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को देते हो, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी आप खुद लेते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है आपके बीच में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हर प्रकार से हो सकता है। आप चीज़ों का भी आदान प्रदान कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। हालांकि कम्युनिकेशन वर्ड है वो थोड़ा सा है जुड़ने से, बट हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आप कितना आपका जो प्रोडक्शन है, अब कुछ टाइम पहले जो ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है वो बहुत नॉर्मल से ही होते थे, यानी कुछ टाइम का कब है यहाँ पर 50-20 साल पहले आप जाओगे तो आपको बहुत लिमिटेड से ही ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते थे। मान लो कि आपको खेत से अपने मार्केट में लेके जानी है बीज को, तो आपके पास इक्का दुक्का ही साधन होते थे। आप मान लो कि अपनी बैलगाड़ी से ले गए या फिर आपके तांगे से ले गए, आपका ऊँट गाड़ी है, जो भी है, यानी पुराने टाइम के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत छोटे और बहुत लिमिटेड से ही होते थे और हम बहुत दूर तक अपनी प्रोडक्शन को नहीं पहुंचा सकते। तो पुराने टाइम
से आज के अगर बात करें हम, तो हमारे पास बहुत बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का साधन है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े बड़े एरिया तक आज जाते हैं। मान लो कि आज सब्जी की हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया की सब्जी है वो विदेशों में जाती है, ठीक है। यानी सब्जी को, अब मान लो वीट की तो एक नॉर्मल बात है कि आप उसको 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। अगर मैं सब्जी फलों की बात करें तो हमारे जो फल सब्जी है वो दूसरे देशों में भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देशों में जाना बहुत लंबी यात्रा करके जाना है, तो कहीं ना कहीं वो किस वजह से हो पाया है, वो ट्रांसपोर्टेशन का कितना अच्छा नेटवर्क है उसके वजह से सफल हो पाया है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर डालना है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वजह से। मान लो कि अब जो कश्मीर है, कश्मीर में एक एप्पल्स की बहुत बड़ी आपको प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, बहुत बड़ी क्रॉपिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो अगर अब जहाँ पर जो चीज़ बहुत बड़े लेवल पे उगाई जाती है, मेरे ख्याल से वहाँ के लोग उसको बहुत ज़्यादा कंजप्ट तो नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मछली तो नहीं खाएंगे। मेरे ख्याल से वो यही सोचेंगे कि कुछ दूसरी चीज़ों को भी ट्राई करें, ठीक है। जितना नॉर्मल खाते हैं वो तो खाएंगे। अब जैसे हम रोटी खाने को, हम रोटी खाते हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत कोई नई चीज़ तो नहीं है। 5 मिनट रहिए, चलो ओके। तो हमारे लिए रोटी खाना कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप कोई साउथ के लोग को रोटी खिलाओगे तो उसके लिए एक वो नई डिश हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एप्पल है, अगर वहाँ के एप्पल दूसरे स्टेटों में या दूसरे देशों में ना जाते तो वहाँ पर शायद इतना अच्छा कल्टीवेशन ना हो पाता। यानी वहाँ का जो कल्टीवेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है, अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेटों से, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पर इतना अच्छा कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो आज का रिकॉर्डिंग का इतना ही, बाकी का बात बताता हूँ।